जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एमबी फिजिक्स पावर्ड बाय शुभम जैन। तो आज की मैं इस वीडियो में क्या कराने वाला हूं, आज की वीडियो होने तो वाली है बहुत छोटी, लेकिन ये आपके सारे आने वाले डाउट्स को क्लियर कर देगी। यानी कि डायमेंशन के रिगार्डिंग जो भी कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए वो पता लग जाएंगे आज इस वीडियो के अंदर। और मात्र 10 से 15 मिनट आपको इन्वेस्ट करनी है। देखो क्या होता है, सबसे पहले हम इसमें क्या कवर करेंगे, डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में कवर करेंगे। व्हाट इज डायमेंशन? तो डायमेंशन होती क्या है? डायमेंशन के लिए हमने दो टर्म्स पढ़ी हैं, आपने पढ़ी होगी। एक होते फंडामेंटल क्वांटिटीज, एक होते डेराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है वे क्वांटिटी जो 7 हमारे पास बेसिक क्वांटिटीज है, जिनमें आती है लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और करंट। अब उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलाकर हमें कोई डेराइव्ड क्वांटिटी बनानी है। फॉर एग्जांपल हमें फोर्स बनाना है, हमें स्पीड बनानी है, हमें वेलोसिटी बनानी है, हमें एक्सेलरेशन बनाना है, कोई भी डेराइव्ड क्वांटिटी बनानी है, तो वहां पे हम उन फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो भी पावर देंगे ताकि वो किसमें कन्वर्ट हो जाए, हमारी डेराइव्ड क्वांटिटीज में कन्वर्ट हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? डायमेंशंस बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल से बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा जब हम इसमें क्वेश्चंस करने जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको क्या याद रखना है? सबसे पहले आपको याद रखनी है 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी होती है। वन बाय वन करते सिंपल करना क्या, देखो पढ़ाई बिना कॉपी के नहीं होती। कॉपी लेके बैठो, साथ में जो बोल रहे हैं हाथ तक लिखते चले जाओ। इतना करने के बाद मैं इस बात की शॉर्ट दे रहा हूं कि इस वीडियो के बाद आपको डायमेंशन में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम क्या करने वाले हैं, आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे डायमेंशन के बेसिक कॉन्सेप्ट को। इससे अगली आने वाली जो वीडियो होगी उसके अंदर हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कॉमन होते हैं सभी स्कूल्स में, सभी जगह पूछ जाते हैं। और फिर उसके बाद थर्ड वीडियो आएगी जिसके अंदर हम सारे क्वेश्चन वो करेंगे जो मेंस के, एडवांस के होंगे या फिर आपके नीट यानी कॉम्पिटिशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो हम हर चैप्टर की 3 कैटेगरी लेकर आने वाले हैं। सबसे पहले हम उसका बेसिक यानी फंडामेंटल क्लियर करेंगे, देन आफ्टर दैट कुछ कॉमन क्वेश्चन जो स्कूल लेवल तक सही चल जाएंगे, आफ्टर दैट कुछ कॉम्पिटिशन बेस्ड क्वेश्चन जो अच्छा खासा पेपर को कवर करते हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। कौन होती है? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। कौन कौन है? सबसे पहले उसके अंदर आती है हमारी लेंथ। कौन आएगा हमारे पास? लेंथ आ जाएगी। दूसरा हमारे पास आएगा मास। तीसरा हमारे पास आएगा टाइम। फोर्थ हमारे पास आएगा टेम्परेचर। लिखते चले जाएं आप क्या। फिफ्थ हमारे पास आएगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। फिर 6th हमारे पास आएगा ल्यूमिनियस इंटेंसिटी और 7th हमारे पास आएगा करंट। तो भाई ये हमारी फिजिक्स की वे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जिनके ऊपर हमारा सारा का सारा फिजिक्स का कारमदार टिका हुआ है। अब इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट क्या क्या है ये आपको पता होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द एसआई सिस्टम, लेंथ की जो यूनिट है हमारी वो दी गई है मीटर, मास की जो यूनिट है वो दी गई है किलोग्राम, टाइम की जो यूनिट है वो हमारी है सेकंड, टेम्परेचर की जो यूनिट है वो हमारी है केल्विन। हालांकि हमारे इंडिया में सेल्सियस में भी नाप लेते हैं, लेकिन आपकी ऐसा यूनिट क्या है? केल्विन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की जो यूनिट दी गई है वो है हमारी मोल। ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो यूनिट दी गई है वो है कैंडिला, कैंडल से आया जो चमक देगी। और करंट की जो यूनिट है वो आपको सबको पता है वो होती है हमारी एम्पियर। तो ये हमारी क्या है? ये है हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज जिनकी यूनिट समय एसआई के अकॉर्डिंग ये होती है। अब अगर हम बात करेंगे डायमेंशन की, तो एल यानी कि लेंथ को हम यहाँ पे डायमेंशन के रूप में एल से रिप्रेजेंट करते हैं, मास को हम यहाँ पे एम से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को यहाँ पे हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, टेम्परेचर को यहाँ पे हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को यहाँ पे हम मोल MOL ई नहीं आएगा यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, कैंडिला को हम यहाँ पे CD से रिप्रेजेंट करते हैं और एम्पियर को हम यहाँ पे I से भी कर लेते हैं। और कहीं बुक्स में आपको A से भी किया गया है, तो कंफ्यूज नहीं होना, A और I दोनों ही यहाँ पे इसके डायमेंशंस दी गई है। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारे पास होती है। अब अगर हम बात करें, हमारे पास बहुत सारी डेराइव्ड क्वांटिटी है, उन सबकी डायमेंशन देखनी है। तो वन बाय वन करके मैं लिखते जा रहा हूं, समझा रहा हूं, आपको नोट डाउन करके चले जाना, समझ जाना है, ठीक है ना। सबसे पहले देखो, अभी स्टार्टिंग में बहुत आसान आएगी, लेकिन फिर बाद में वो कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। अगर नहीं समझोगे तो बाद में दिक्कत होगी, तो इसको ध्यान समझना। सबसे पहला हमारे पास कौन है भाई? हमारे पास है एरिया। कौन है? एरिया। अरे भाई एरिया का फॉर्मूला, सबके फॉर्मूला पता होना चाहिए, बस बाकी कुछ नहीं चाहिए भाई। एरिया का बचपन से फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ क्या है? लेंथ है। ब्रेथ क्या? ब्रेथ भी एक लेंथ ही होती है। तो लेंथ यानी कि एल। तो कितना हो गया? एल स्क्वायर। तो क्या डायमेंशन होगा इसकी? एल स्क्वायर। अब इतना बेसिक तो पेपर में कभी पूछेगा नहीं, तो इसलिए इनको समझना है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका है वॉल्यूम।
अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है भाई, वॉल्यूम होता है LBH, लेंथ ब्रेथ हाइट, लेंथ भी लेंथ, ब्रेथ भी लेंथ और हाइट भी लेंथ, तो सब लेंथ लेंथ हो गई, तो यानी कितना हो गया L की पावर 3। समझ में आया कि नहीं आया? अगर हम बात करें नेक्स्ट हमारे पास क्या मतलब डेंसिटी, कौन है हमारे पास डेंसिटी, भाई डेंसिटी का सिंबल रो, भाई इसका फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम है या नहीं है, तो भाई हमें पता है क्या हो गया मास और नीचे कौन होता है वॉल्यूम। सर मास की, भाई मास की अभी तो बताइए m होती है, और वॉल्यूम की सर ऊपर आ चुकी है कितनी L की पावर 3 होती है, और जैसे सॉल्व किया तो भाई ml-3 हो गया, ये किसकी डायमेंशन हो गई डेंसिटी की हो गई, खत्म हो गया। अगली बात करें अगले सर वेलोसिटी की, भाई एक बात सुन लियो, दिमाग लगा लेना, लिख लेना कोई भी, वेलोसिटी की पूछे या पूछे स्पीड की, दोनों की डायमेंशन क्या होगी सेम होगी, क्यों? क्योंकि दोनों का फॉर्मूला क्या है, स्पीड का है डिस्टेंस अपॉन टाइम और वेलोसिटी का है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्टेंस भी एक लेंथ है और डिस्प्लेसमेंट भी एक लेंथ है, तो ये दोनों की डायमेंशन क्या होगी सेम होगी, तो यानी कि यहाँ पे ऊपर को जाएगा लेंथ यानी कि L और नीचे क्या होता है टाइम T, तो कितना हो गया LT-1, ठीक है भाई, तो ये डायमेंशन किसकी हमारे वाली, किसकी स्पीड या वेलोसिटी की। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्सेलरेशन, कौन है एक्सेलरेशन, अरे भाई जरा एक्सेलरेशन की बताना क्या होती है, सुन लो फिर ध्यान से, एक्सेलरेशन हो या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो, छोटा जी हो, तो यानी कि या तो ए हो या फिर हमारा छोटा जी हो, इन दोनों की डायमेंशन क्या होगी सेम। क्या होता है एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि ऊपर तो कौन आना है वेलोसिटी और नीचे कौन आना है टाइम, अरे भाई ऊपर अगर वेलोसिटी आएगा तो वेलोसिटी की डायमेंशन तैयार बैठी है कितनी है LT-1 और नीचे टाइम बोले तो L, कितना हो गया LT-2, कितना हो गया LT-2, तो ये किसकी डायमेंशन हो गई हमारी एक्सेलरेशन की। समझ में आया कि नहीं है? अगर हम अगली बात करें, अगली हमारे पास कौन है भाई, अगली अगर हमारे पास फोर्स, कौन है फोर्स, तो आ जाओ उसको भी देख लेते हैं। तो भाई फोर्स की डायमेंशन क्या होगी, भाई फोर्स का फॉर्मूला बताओ, डायमेंशन को मारोगे m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये तो फॉर्मूला है, तो फोर्स का फॉर्मूला हुआ m इंटू ए। सर मास अरे मेरे लाल मास की भी तो होती है m होती है, और एक्सेलरेशन की अभी आ चुकी कितनी LT-2, तो कितनी हो गई m तो हो गया मास का, LT-2 किसका हो गया एक्सेलरेशन का, तो ये किसकी डायमेंशन हो गई mLT-2 इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। समझ में आया कि नहीं है? नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारे पास कौन है वर्क है जी। नेक्स्ट अगर वर्क की बात करें, भाई वर्क का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, वर्क सर पता है हमें क्या फॉर्मूला है, वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, अब भैया फोर्स की डायमेंशन हम पीछे निकाल चुके हैं, कितनी होती है mLT-2, ये याद रखनी है फोर्स की, ये बेसिक ही याद है लेकिन याद करनी पड़ेगी, ध्यान रखना, तो mLT-2 और डिस्प्लेसमेंट की L, तो कितना बन गया यहां से mL2T-2, तो ये किसकी डायमेंशन हुई हमारी वर्क, किसकी हुई वर्क की। अगला है हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अभी बताया था एक्सेलरेशन हो या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो, दोनों का मतलब सेम है तो एक्सेलरेशन ही, तो दोनों की डायमेंशन क्या होगी सेम LT-2। नेक्स्ट अगर हम बात करें पावर, भाई पावर बताओ, पावर जरा पावर का फॉर्मूला सोचो ना क्या होता है, भाई पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम, क्या फॉर्मूला है वर्क अपॉन टाइम, कितना काम किया कितने समय में, तो वर्क अपॉन टाइम, वर्क की डायमेंशन बताओ कितनी होती है, भाई ऊपर तैयार है mL2T-2 और नीचे कौन है लेंथ यानी कि L, तो कितना हो गया mL-T-2, ये किसकी डायमेंशन हुई हमारी पावर की। समझ में आया कि नहीं है? नेक्स्ट अगर हम बात करें कौन है मोमेंटम, अब जरा यहां देखना मोमेंटम, भाई मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी, क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी। अब मास की डायमेंशन लाल m होती है और वेलोसिटी की अभी तो बताया था क्या होती है LT-1 होती है, पीछे देख लेना चाहे तो कितना हो गया mLT-1, तो ये किसकी डायमेंशन हो गई मोमेंटम की। बढ़ते जाएंगे कॉम्प्लेक्स हो चले जाएगा, इसलिए क्या है लिखते चले जाओ आसानी होगी। अगला कौन है, अगला है भाई काइनेटिक एनर्जी, अरे मेरे लाल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है हाफ mv², हाफ इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं, जो न्यूमेरिक कांस्टेंट है उसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, तो यहाँ पे हाफ की कोई डायमेंशन नहीं होगी, तो फिर यहाँ पे m की क्या होती है भाई m की तो m होती है, और वेलोसिटी की अभी बताई थी LT-1, लेकिन v की पावर कितनी है 2, तो यहाँ पे LT की पावर -1 की कितनी देगी 2, तो कितना बन जाएगा ये बन जाएगा mL2T-2, तो ये किसकी डायमेंशन हुई हमारी काइनेटिक एनर्जी की। अब यहाँ पे एक बात लिख लेना कहीं भी,
काइनेटिक एनर्जी और वर्क या कोई सी भी एनर्जी, सबकी डायमेंशन क्या होती है, सेम होते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क। इसका मतलब ये हुआ कि वर्क की एनर्जी में कोई सी भी एनर्जी, काइनेटिक, पोटेंशियल, सबकी एंड डायमेंशन क्या होगी, सेम होगी। तो इसलिए यहाँ पे इसकी भी डायमेंशन यही आई है और वर्क की डायमेंशन भी यही आई थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी, ले भाई आ गया, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है सर mgh, ये तो फॉर्मूला है। m की डायमेंशन m होती है। g, व्हाट इज g? g इज अ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, उसकी डायमेंशन वही lt-2, तो भाई lt-2, और टाइम हाइट की क्या होगी l, तो कितना हो गया यहां से ml2t-2, ये भी किसकी डायमेंशन है, पोटेंशियल एनर्जी की। और अभी बताया था पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, वर्क हो, सबकी डायमेंशन क्या होगी, सेम होंगी, तो सबकी डायमेंशन सेम आएंगी। अगला है प्रेशर, जरा बताएगा मेरा लाल, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। क्या फॉर्मूला है? फोर्स अपॉन एरिया। अब भाई फोर्स की डायमेंशन mlt-2 और एरिया की L2, तो कितना होगा यहां से ml-1t-2, ये किसकी डायमेंशन हुई हमारी, किसकी हुई, प्रेशर की। ठीक है भाई। अगला है इंपल्स। भाई ये इंपल्स हो सकता है थोड़ा सा तुम्हारे लिए अलग हो, इंपल्स के बारे में अभी पढ़ोगे इन्हीं चैप्टर में, आने वाले चैप्टर में 11th के अंदर, कि इंपल्स क्या होता है। फिलहाल अभी आप इंपल्स को इस तरह समझ लो, जब आप कोई भी क्रिकेटर बॉल को कैच करता है तो हमेशा हाथ को ऐसे मूव करता है ना, क्यों करता है ऐसे मूव, क्योंकि ताकि वो टाइम बढ़ा सके, कैच करने का टाइम बढ़ा सके और फोर्स की वैल्यू घट सके, बस। यानी कि फोर्स और टाइम, इन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है वो क्या कहलाएगा, इंपल्स कहलाएगा। अभी फिलहाल समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो कोई बात नहीं, क्योंकि इंपल्स के बारे में आगे पढ़ोगे। फिलहाल अभी इतना फॉर्मूला याद कर लो कि भाई इंपल्स का फॉर्मूला है फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम, बस ये याद रखना है। फोर्स, भाई फोर्स की डायमेंशन हमें पता है कितनी होती है, mlt-2, और टाइम की कितनी होती है, t, तो जरा देख के बताओ कितनी बन गई, mlt-1, तो ये किसकी डायमेंशन है, ये है डायमेंशन हमारी इंपल्स की। और ध्यान रखना मोस्टली स्कूल्स में ये इंपल्स की डेफिनेशन यानी कि इंपल्स की डायमेंशन बहुत पूछते हैं, ये वो पता है ना, बच्चे ने पढ़ा था, नहीं नंबर काट रहे हैं, तो भाई इसीलिए वो यहां जरूर खेलेंगे, तो ध्यान रखना इंपल्स क्या है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, आगे चले। अगर तो आगे के लिए हमारे पास कौन कौन आ गया, आगे हमारे पास आता है मोमेंट ऑफ फोर्स। कौन है, मोमेंट ऑफ फोर्स। अब जरा भाई मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब बताओगे जरा मुझे क्या होता है, कभी पढ़ा हो, नहीं पढ़ा तो सुनो। मोमेंट ऑफ फोर्स यानी कि यहाँ पे हमारे पास होगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस। आपने फॉर्म एक टॉर्क पढ़ा, टॉर्क क्या होता है, सपोज करो पेन है, यहाँ पे दो फोर्स लग रही है, वो ऐसे करके इसको रोटेट कर रही है, रोटेट करने के लिए जो यहाँ पे फोर्स लगी दैट इज नोन एज अ टॉर्क। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा मोमेंट ऑफ फोर्स का, हो जाएगा यहाँ पे क्या लिखोगे मोमेंट ऑफ फोर्स का, मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू, आप ऐसे कर सकते हो, फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब क्या होगा फोर्स, व्हाट इज फोर्स, कोई बताएगा फोर्स क्या होती है, mlt-2, और डिस्टेंस की l होती है, तो कितना बन गया ml2t-2, तो ये किसकी डायमेंशन हुई हमारी, मोमेंट ऑफ फोर्स की। और यही डायमेंशन आपकी टॉर्क की भी होगी, किसकी भी होगी, टॉर्क की। तो अगर आप यहाँ पे लिखना चाहो तो यहीं पे आप मेंशन भी कर सकते हो कि यही डायमेंशन हमारी किसकी भी होगी, टॉर्क की भी होगी। ठीक है भाई। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट आता है हमारे पास कौन, फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग, फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग, फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग। अभी फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग क्या होता है, आपने एक लॉ पढ़ा होगा दैट इज हुक्स लॉ, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। फिलहाल मैं आपको ऐसा बताना चाह रहा हूं कि जो फोर्स होती है, जब आप स्प्रिंग लोगे, उस स्प्रिंग को खींच दोगे, तो उसके अंदर कितना फोर्स डेवलप होगा, वो डिपेंड करेगा आपने कितना खींचा उसको, दैट इज नॉन एज अ हुक्स लॉ। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला याद करना कि फोर्स डायरेक्टली डिपेंड किस पे करती है, एक्स पे, यानी कि आपने कितना खींचा उतनी ज्यादा वहां पे क्या बनेगी, फोर्स बनेगी। जब यहां से कांस्टेंट लगाओगे तो आएगा के एक्स माइनस के साथ, तो जो के है यही हमारा कहलाता है स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या कहलाएगा हमारा, स्प्रिंग कांस्टेंट, यानी कि फोर्स पर यूनिट लेंथ, कितनी फोर्स लगी पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट एक्सटेंशन खींचने पर, तो ये क्या हुआ हमारा फोर्स कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, लेंथ का मतलब यहाँ पे किससे है, एक्सटेंशन, खींचने से, कितना खींच दिया हमने। अब फोर्स की डायमेंशन कितनी होती है भाई, mlt-2, और लेंथ कितनी होती है l, तो कितना बन गया
mt-2। और भाई ये भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट याद रखना कि ये भी एक ऐसा हो गया जो कि पेपर में काफी स्कूल्स में पूछ ले जाता है, क्योंकि एक नई चीज हो गई इसलिए इसको पूछ लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कौन है, स्ट्रेस। अरे बाबा ये स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस। अब यार स्ट्रेस ये वो बला है जो आज की डेट में सबको है, छोटे से छोटे बच्चे को, बड़े से बड़े बुजुर्ग को, सबको स्ट्रेस है। स्ट्रेस यानी कि हमारे पे प्रेशर, क्या हमारे पे प्रेशर, तो यानी कि सिंपल शब्दों में जो डायमेंशन प्रेशर की वही डायमेंशन स्ट्रेस की। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है हमारे पास फोर्स अपॉन एरिया। क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। जैसे प्रेशर का होता है तो कितना हो गया mlt-2 और अपॉन एरिया, एरिया बोले तो L2, तो कितना बना ml-1t-2। तो ये किसकी डायमेंशन हुई हमारी, स्ट्रेस की, यानी कि स्ट्रेस और प्रेशर बराबर। अगली बात करें स्ट्रेन। अब देखो ये स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन पढ़ोगे आप सेकंड बुक के अंदर, जब आप मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड और सॉलिड के बारे में पढ़ोगे तो वहां पे स्ट्रेन पढ़ोगे। स्ट्रेन का मतलब होता है कितना ओरिजिनल डायमेंशन था और कितना आपका चेंज आया डायमेंशन उन दोनों के रेशो का। मतलब कि जब आप किसी चीज को खींच दोगे तो उसकी डायमेंशन में, उसकी लंबाई में, उसके एरिया में, उसके वॉल्यूम में कितना चेंज आया डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। तो इसका मतलब स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन डायमेंशन डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। मतलब हम ऐसे कह सकते हैं ना, स्ट्रेन इज इक्वल्स टू चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, या फिर चेंज इन एरिया डिवाइड बाय ओरिजिनल एरिया, या फिर चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। अरे भाई जो चीज ऊपर वही चीज नीचे, जो डायमेंशन ऊपर वही डायमेंशन नीचे, तो डायमेंशन आपस में कट जाएंगी। तो भाई इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती, और जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0 से। तो यानी कि स्ट्रेन की कोई डायमेंशन नहीं है। और कोई ऐसा है, बिल्कुल है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा क्लास 10th में, वो क्या था, रेशियो था स्पीड का, स्पीड ऑफ वन मीडियम, स्पीड इन मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम, तो दोनों का स्पीड का रेशियो, तो ऊपर भी वही डायमेंशन नीचे भी वही डायमेंशन, तो वहां भी कोई डायमेंशन नहीं होगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ या फिर आपका स्ट्रेन हुआ, इनकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती, ठीक है ना। या फिर आपने पढ़ा था मैग्निफिकेशन, न्यूमेरिकल लेंसेज का पढ़ा था ना, तो वो भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। अगली बात करें हमारे पास कौन है जी, अगला है हमारे पास सरफेस टेंशन। कौन है हमारे पास, सरफेस टेंशन। भाई क्या करें इनका, अभी पता तो है ही नहीं कि होते क्या, क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे इनके बारे में। तो फिलहाल अभी इनके फॉर्मूले याद रखो कि भाई इनका फॉर्मूला ये होता है, तो हम उससे कर लेंगे। तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो मेरे हिसाब से अब तो खुद कर दोगे, फोर्स की डायमेंशन निकालो, क्या mlt-2 और लेंथ की सॉल्व कर लेना, आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट अगर हम बात करें सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी। अब भाई सरफेस एनर्जी क्या है, अगर हम बात करें सरफेस एनर्जी का सिंपल सा मतलब है कि हमारा कितना तो एनर्जी लग रही है और कितने एरिया पे, कितने एरिया पे, सरफेस पर यूनिट एनर्जी, सॉरी एनर्जी पर यूनिट एरिया। अब एनर्जी की डायमेंशन ml2t-2, एरिया की डायमेंशन L2, तो दोनों को सॉल्व कर दोगे तो यहां से डायमेंशन निकल आएगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, भाई ये बिल्कुल मत छोड़ियो, मोस्ट इंपोर्टेंट की कैटेगरी में डाल दो, बनता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कौन सा नंबर है हमारा, ये है हमारे पास 21, यानी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। बिल्कुल मत छोड़ना भाई, ये कई बार पूछ लेता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अभी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता क्या है, विस्कोसिटी का मतलब होता है किसी भी लिक्विड का वो प्रॉपर्टी कि वो अपने अंदर चलने वाली बॉडी को अपोज करती है। जैसे पानी की लेयर है, अब पानी की लेयर अभी पढ़ोगे आप इसको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के अंदर, कि जब पानी की लेयर मूव करते हैं तो ऊपर वाली जो लेयर होती है उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है और नीचे वाली लेयर की स्पीड कम होती है। तो जो कितना वेलोसिटी का ग्रेडियंट आया, ये कितनी वेलोसिटी घटती जा रही है बिकॉज ऑफ सम प्रॉपर्टी दैट इज नोन एज विस्कोसिटी। अभी विस्कोसिटी का सिंपल अभी फॉर्मूला याद रखो, एक पढ़ोगे स्टोक्स लॉ, क्या होता है स्टोक्स लॉ, वहां पे पढ़ोगे, और वो होता है F इज इक्वल टू 6 पाई मीटा RV। ये क्या है भाई, ये है हमारा स्टोक्स लॉ। क्या है ये हमारा स्टोक्स लॉ, क्या होता है अभी नहीं बता रहा हूं, चैप्टर जब आएगा जब बात करेंगे, फिलहाल एक फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे F क्या है, फोर्स है।
6 पाई यहाँ पे कांस्टेंट है, मीटा है यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आर है यहाँ पर रेडियस और वी है यहाँ पर वेलोसिटी। हमें फिलहाल निकालना है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो यहां से हमारा मीटा निकल आया कितना, मीटा इज इक्वल टू एफ अपॉन में आर वी। यही तो होगा कि नहीं होगा भाई, 6 पाई तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट के डायमेंशन में पता ही नहीं, कुछ भी होती नहीं उसकी। तो क्या करेंगे एफ फोर्स, भाई फोर्स की डायमेंशन में पता है कितनी होती है, एम एल टी माइनस टू। आर की डायमेंशन होती है एल और वेलोसिटी की होती है एल टी माइनस वन। अगर इसको सॉल्व करने बैठे तो कितना होगा, एम एल माइनस वन टी माइनस वन। दिस विल बी द डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी। भाई एम बचा, एल से एल कट गया, ये एल ऊपर चला गया, माइनस वन हो गया, ये ऊपर जाकर प्लस हो गया, यानी कि एम एल माइनस वन टी माइनस वन। दिस इज द डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और भाई याद रखियो ये वाली बात बिल्कुल मत भूलिए कि पेपर में 90% चांस होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूज हो ही जाता है। ठीक है भाई, तो इसे ध्यान रखते चलना, ये इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, भाई इसको कैसे भूल सकते हो, आगे जरा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे। भाई ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कभी बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था ना, क्या था हमारा, वो था हमारे पास एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। कुछ याद आ रहा है कि दो बॉडीज आपस में, कोई भी दो बॉडीज दुनिया में आपस में दूसरे करती हैं, अट्रैक्ट करते हैं। गलत में समझना, ये पता दिमाग नहीं जा रहा होगा, वहां से वापस आओ। कोई भी दुनिया में कोई भी दो ऑब्जेक्ट आपस में क्या करेंगे, दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो यहां से हमें क्या निकालना, जी। तो जी का मतलब क्या हुआ, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। अब भाई एफ कौन है, एफ है हमारी फोर्स, और फोर्स की डायमेंशन तुम्हें पता है कितनी होती है, एम एल टी माइनस टू। आर इज अ लेंथ, रेडियस, तो आर यानी कि एल हो गया, और वो कितनी बार है, दो बार। तो यहाँ पे एल कितना हो जाएगा, दो बार, यानी कि एल की पावर टू। नीचे कौन है, मास, मास यानी कि एम 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 की पावर कितनी होगी, टू। अगर इसको सॉल्व करने बैठे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारे पास एम तो हो गया माइनस वन, एल हो गया थ्री और टी हो गया माइनस टू। तो भाई ये डायमेंशन किसकी है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की है। फिर बोल रहा हूं, एक बात सुन लेना, कंफ्यूज मत होना। एक होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एक होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यानी कि एक होता है बड़ा जी और एक होता है छोटा जी। दोनों में अंतर है बहुत बड़े वाला। अगर छोटे जी की बात करेंगे तो भाई इसकी डायमेंशन होती है एल टी माइनस टू। कितनी होती है, एल टी माइनस टू। जबकि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन होती है एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू। देन नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास कौन आता है, नेक्स्ट हमारे पास है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी खुद करना, फ्रीक्वेंसी होता है वन अपॉन टाइम, तो टाइम का ऊपर जाएगा तो टी माइनस वन हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें रेडियस ऑफ गायरेशन, अब देखो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, ये पढ़ोगे आप इसी बुक में लास्ट चैप्टर में सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के अंदर कि रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है। फिलहाल आप ऐसे याद रखो, रेडियस ऑफ गायरेशन एक किस्म की डिस्टेंस है। क्या है, एक किस्म की डिस्टेंस है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन की डायमेंशन वही होगी जो कि किसकी होती है, एक डिस्टेंस की होती है, यानी कि सिंपल शब्दों में एल कह सकते हो। क्या कह सकते हो, तो खाली एल। तो रेडियस ऑफ गायरेशन की कितनी हो जाएगी, हमारी एल हो जाएगी। नेक्स्ट आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ये भी तुम इसी चैप्टर में पढ़ोगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है हमारे पास एम आर स्क्वायर, एम माने मास और आर माने डिस्टेंस। तो यहाँ पे एम आर स्क्वायर से आप यूज कर सकते हो क्या, तो ये हमारे पास हुआ कौन सा, 29 मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ये होता है हमारे पास एम आर स्क्वायर। व्हाट इज एम, एम इज अ मास एंड आर इज अ डिस्टेंस। ठीक है ना, तो यानी कि एम तो हो गया मास, तो एम को तो ले लेंगे यहाँ पे एम के रूप में, और आर यानी कि लेंथ यानी कि एल स्क्वायर के रूप में। तो कितना बना, एम एल स्क्वायर। तो ये एम एल स्क्वायर किसकी डायमेंशन हुई, हमारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये होता क्या है, ये भी पढ़ोगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के अंदर। मैंने क्या बोला, इसमें बहुत सारी टर्म्स ऐसी हैं, फर्स्ट चैप्टर में ऐसी बहुत सारी टर्म्स हैं जिनके बारे में भी आप लोग को नहीं पता, आपने नहीं पढ़ा, लेकिन जैसे से आप आगे बढ़ोगे आपको पता चल जाएगा। फिलहाल अभी आपको सिर्फ डायमेंशन निकालनी है और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ हमें फॉर्मूले की नीड है। तो फॉर्मूला याद कर लो, डायमेंशन अपना आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एंगल। अब ये याद रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो गया एंगल। भाई एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती। क्यों नहीं होती, कि आपने पढ़ा ना एंगल का फॉर्मूला होता है आर अपॉन लेंथ, यानी कि आर अपॉन रेडियस पढ़ा है। सपोज करो ये आपके पास एक सर्कल है इस तरह से, ये क्या होता है, आर्क। इसको क्या बोलते हैं आप, आर्क, और डिवाइड बाय कौन है, रेडियस। तो आर्क अपॉन रेडियस क्या कहलाता है, एंगल कहलाता है। तो आर्क भी एक लेंथ है और रेडियस भी एक लेंथ है, लेंथ से लेंथ खत्म, तो डायमेंशन फिर कितनी हो गई, जीरो। यानी कि एंगल की भी कोई डायमेंशन नहीं होती, याद रखना। एंगुलर वेलोसिटी, ये देखो जरा यहाँ पे, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है भाई, एंगुलर वेलोसिटी होता है हमारा ओमेगा। क्या होता है, ओमेगा। जैसे वेलोसिटी होती है ना वी,
ऐसी एंगुलर वेलोसिटी, जब कोई बॉडी गोल घूमती है तो गोल घूमते टाइम उसके पास जो वेलोसिटी है दैट इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, कितना एंगल चला कितने टाइम में। मेरे लाल एक बात सुन, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जब कोई बॉडी सीधी चले तो सीधी चलते टाइम डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्टेंस होगा, तो कितना डिस्टेंस चला या कितना डिस्प्लेसमेंट चला पर यूनिट टाइम, वो कहलाएगा स्पीड या फिर वेलोसिटी। लेकिन अब बॉडी घूम रही है गोल, तो गोल घूमते टाइम वो चलेगी एंगल 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, तो कितना एंगल चला कितने टाइम में, दैट इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। और अभी बताया एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती, तो भाई ऊपर तो कुछ भी नहीं है, m0 है, l0 है, t भी 0 है, लेकिन टाइम की तो होती है t, तो कितना हो गया t-1, और t-1 अभी एक किसी की और आई थी फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी दोनों की डायमेंशन क्या है, सेम है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एंगुलर एक्सेलरेशन, भाई एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, याद करो एक्सेलरेशन पढ़ा है कभी, हाँ पढ़ा है। क्या होता है एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ये तो होता है एक्सेलरेशन। लेकिन जब कोई बॉडी गोल घूमती है तो उसके पास एक्सेलरेशन नहीं होता, एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर रहेगा भाई अल्फा, वो क्या होगा ओमेगा अपॉन टी, मतलब एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब एंगुलर वेलोसिटी कितनी है हमारे पास, t-1 अभी तो निकाली, और टाइम कितनी है t, तो कितना हो गया t की पावर -2, तो t की पावर -2 किसकी हुई, अल्फा की। अल्फा कौन है, एंगुलर एक्सेलरेशन। कब लगेगा, जब बॉडी गोल घूमेगी, और जब बॉडी सीधी चलेगी तो एक्सेलरेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें एंगुलर मोमेंटम, क्या है एंगुलर मोमेंटम। अब जरा यहां सुनना ध्यान से, ये भी वही वाली बात हो गई। क्या आपने मोमेंटम पढ़ा कभी, मोमेंटम बिल्कुल पढ़ा, क्या होता है मास इनटू वेलोसिटी। ध्यान सुनो फिर यहाँ पे मैं आपको सारा क्लियर कर रहा हूं, एक बार देख ले ध्यान से। अगर कोई बॉडी सीधी चलती है स्ट्रेट लाइन में तो क्या होगा, और अगर बॉडी सर्कल में चलती है तो क्या होगा। मैं दोनों कंडीशन बता रहा हूं। जब स्ट्रेट चलती है तो वो चलती है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, क्या चलती है डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जब कोई बॉडी गोल घूमती है तो वो चलती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि थीटा। जब कोई बॉडी सीधी चलती है तो उसके पास होती है वेलोसिटी, लेकिन जब कोई बॉडी गोल घूमती है तो उसके पास होती है एंगुलर वेलोसिटी। जब कोई बॉडी सीधी चलती है तो उसके पास होता है एक्सेलरेशन, लेकिन जब कोई बॉडी गोल घूमती है तो उसके पास होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। जब कोई बॉडी सीधी चलती है तो उसके पास होता है मोमेंटम, जिसका फॉर्मूला है m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। लेकिन जब कोई बॉडी गोल घूमती है तो उसके पास होता है एल यानी कि एंगुलर वेलोसिटी, इसका मतलब होता है I इंटू ओमेगा। समझ आया कि नहीं आया। तो ये कुछ डिफरेंस है। जब आप किसी बॉडी के ऊपर सीधी किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हो और वो सीधी चल रही है तो वो सिंपल कहलाती है फोर्स। लेकिन जब कोई बॉडी के ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो वो रोटेट कर रही है तो वो कहलाता है टॉर्क। ये कुछ डिफरेंस है। अभी फिलहाल हमें क्या पढ़ना है, अभी हमारे पास है एंगुलर मोमेंटम, है ना। कौन सा था हमारे पास, हाँ एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम की हमें क्या निकालनी है, डायमेंशन निकालनी है। अभी तो बताया फॉर्मूला क्या है, I इंटू ओमेगा। अब जरा ध्यान से देखना, यानी कि L इज इक्वल टू I इंटू ओमेगा। अगर याद करो यार ये I क्या है, I इज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी तो बताया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कहां है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये रहा। कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया रह गया हमारा, नहीं हो तो क्या ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है ml2। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए हम क्या रख देंगे यहाँ पे ml2। ध्यान से देखना ml2 और ओमेगा, व्हाट इज ओमेगा, अरे भाई ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी की अभी तो निकाली कितनी है t-1, कितनी है t-1। तो साथ में क्या ले लेंगे t-1। तो जरा देख के बता दो क्या बन गई ml2 t-1। दिस विल बी द डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। समझ में आया कि नहीं आया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, दैट इज टॉर्क। टॉर्क अभी बताया मैंने, सिंपल कर दो फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है स्पेसिफिक हीट। अब देखते हैं इसको भी, रुको जरा। नेक्स्ट हमारे पास कौन है, स्पेसिफिक हीट, थर्मल कैपेसिटी। अभी दो फॉर्मूले आपने हीट वाले चैप्टर में पढ़ने हैं, अभी जब आगे पढ़ोगे सेकंड बुक के अंदर, तो वहां पर दो फॉर्मूले निकल के आएंगे। क्या क्या आएंगे मैं लिख देता हूं डायरेक्टली यहाँ पे। फिलहाल आपको सिर्फ फॉर्मूले याद रखने 35 एंड 36। एक फॉर्मूला होता है हमारे पास H इक्वल्स टू MC डेल्टा T, हीट का फॉर्मूला, ठीक है ना। और एक फॉर्मूला हमारे पास होगा वहां पे H इक्वल्स टू S इंटू T। समझा, यानी कि एक तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा, हमारे पास स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला होगा H इक्वल्स टू MC डेल्टा T।
ठीक है ना। और एक होगा हमारे पास हीट इक्वल टू एस इन डेल्टा टी। अब यहाँ पे जो सी है ये क्या है, यही हमारा क्या है, स्पेसिफिक हीट। अगर मैं सी की वैल्यू निकालूं तो सी कितना होगा, हीट अपॉन में मास और साथ में डेल्टा टी यानी कि चेंज इन टेम्परेचर। अब जरा बताओ कि हीट ऊपर है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और एनर्जी की डायमेंशन कितनी होती है भाई, एनर्जी की डायमेंशन होती है ml2t-2। नीचे कौन है, मास की डायमेंशन होती है m, साथ में चेंज इन टेम्परेचर यानी टेम्परेचर होते हैं k। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, m से m खत्म हो गया तो l तो हो गया 2, t हो गया -2 और k हो गया -1, तो L2t-2 और k-1। दिस विल बी द डायमेंशन ऑफ किसकी, स्पेसिफिक हीट। किसकी आ गई हमारे पास, स्पेसिफिक हीट की आ गई, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे ये यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं थर्मल कैपेसिटी। अब थर्मल कैपेसिटी का कैसे करोगे, थर्मल कैपेसिटी की हम बात करें यहाँ पे तो सिंपल शब्दों में यहाँ से हम एस निकाल सकते हैं। क्या होगा, एस होगा एच अपॉन डेल्टा टी। क्या होगा, एच अपॉन डेल्टा टी। व्हाट इज एच, एच इज अ हीट, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यानी कितना हो गया ml2t-2 और नीचे है टेम्परेचर यानी के, तो कितना बना ये बना ml2t-2k-1। तो ये कौन हुआ हमारे पास, थर्मल कैपेसिटी यानी कि ml2t-2k-1। ठीक है भाई। अभी होती क्या है, इनके बारे में डिटेल में भाई वो जब पढ़ोगे जब चैप्टर आ जाएगा। फिलहाल तक इनमें सिर्फ फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है ताकि हम डायमेंशन निकाल सके, तो इतना हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ये भी अगेन आप उसके अंदर पढ़ोगे जब आप सॉलिड के बारे में पढ़ोगे, ठीक है ना। नेक्स्ट इसमें जो आता है मैं वो बताता हूं आपको। एक आता है गैस कांस्टेंट, ठीक है ना। ये दोनों इतने यूज में नहीं होते, ये दोनों यूज में जब आएंगे जब आपको चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक है ना। फिलहाल अभी यहाँ पे देख लो। नेक्स्ट है गैस कांस्टेंट। व्हाट इज गैस कांस्टेंट। अब गैस कांस्टेंट बहुत पूछता है वो क्या, एक फॉर्मूला होता है PV is equals to nRT। ये क्या है भाई, ये है हमारी आइडियल गैस इक्वेशन, रिलेशन बिटवीन PV एंड T, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो PV इक्वल्स टू nRT होता है। तो यहां से हम जो R है ये इसी को बोलते हैं गैस कांस्टेंट यानी कि PV अपॉन NT, PV अपॉन NT। अब P क्या है भाई, P है प्रेशर। अरे मेरे लाल, प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है सर, अभी तो बताई थी आपने प्रेशर की डायमेंशन। देखना कहां है हमारा प्रेशर, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ये तो करा था। तो फोर्स अपॉन एरिया करा, डायमेंशन कितनी थी ml-1 t-2, इसलिए कहा था कॉपी पेन लेके बैठो। तो ml2t-2, तो यानी कि यहां पे प्रेशर कितना हो गया ml2t-2, सॉरी प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया ml। देखो यहां पे जब कंफ्यूजन हो तो ऐसा कर लिया करो, देखो प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स की ml-2 और एरिया की L²। तो ये ऊपर जाएगा कितना हो गया ml-1 t-2, तो ये होगी इसकी डायमेंशन ml-1 t-2। देखो ये याद नहीं होती है, ये मेरे को याद नहीं है आज तक इतने टाइम में, तो ये याद करनी भी नहीं है। जो याद करेगा सवाल पर मूर्ख ही कोई नहीं है, रट्टा नहीं मार सकता इसका कोई। फॉर्मूला बताना चाहिए, निकालने 2 मिनट लगनी है। जैसे मेरे को भी, मैं यहाँ पे कंफ्यूज हुआ तुरंत निकाल लिया, क्या दिक्कत है इसमें, ठीक है भाई। तो साथ में वॉल्यूम, भाई वॉल्यूम की होती है L3, कितनी होती है L3। नीचे है n, व्हाट इज n, n इज द नंबर ऑफ मोल्स, और मोल्स की क्वांटिटी डायमेंशन कितनी बताई थी मैंने आपको, मोल, MOL। तो यहाँ पे क्या आ गया MOL, और साथ में है टेम्परेचर, इसकी कितनी होती है K। बस अब इसको सही से तो लिखना है, ML कितनी हो गई, 3 ये रहे -1 ये रहा, 2 हो गई, T की पावर -2 हो गई, K की पावर -1 हो गई और मोल की पावर -1 हो गई। दिस विल बी द डायमेंशन ऑफ गैस कांस्टेंट। किसकी डायमेंशन है आपकी, गैस कांस्टेंट। ये बार बार पूछता है पेपर में, तो इसलिए इसको मार्क कर लेना। गैस कांस्टेंट एक अपना आप में इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, कर दोगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, तो इसके भी बारे में आप टॉपिक के बारे में पढ़ोगे। फिलहाल इतना याद रखो कि इसका एक फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन टेम्परेचर, तो आप उसको यूज कर सकते हो निकालने के लिए। नेक्स्ट आपके पास है प्लैंक कांस्टेंट। ये वाला मैं कराता हूं कि प्लैंक कांस्टेंट के बारे में जो फॉर्मूला यूज हुआ हुआ है वो आपने कई बार पढ़ा भी होगा। एक फॉर्मूला होता है E = H × न्यू। ये फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला, ये एनर्जी का और फ्रीक्वेंसी के बीच का, यानी कि E = H न्यू, जहां पे H क्या है, यही है भाई हमारा क्या, प्लैंक कांस्टेंट। कौन है, प्लैंक कांस्टेंट। व्हाट इज एनर्जी, भाई एनर्जी की डायमेंशन हमें पता है कितनी होती है ml2t-2। एंड व्हाट इज द डायमेंशन फॉर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की होती है t-1, अभी करवाई थी, फ्रीक्वेंसी की होती है t-1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा ml2t-1। दिस विल बी द डायमेंशन ऑफ
प्लैंक कांस्टेंट। किसकी डायमेंशन होगी हमारी? प्लैंक कांस्टेंट की। तो ये कुछ डायमेंशन है जो आपको याद रखनी है, जो आपको निकालनी है, याद नहीं करनी है, आपको तरीका सीखना है कैसे आई है अभी। तो अगर आपने ये समझ लिया तो आने वाला जो सेशन होगा हमारा, जिसके अंदर हम क्वेश्चंस लगाने वाले हैं, उनमें बहुत ज्यादा हेल्प आपको मिलने वाली है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर ऐसी और भी वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से, आपके लाइक करने से हमारी हिम्मत बढ़ती है, और जब आपकी हिम्मत हमारे साथ होती है तो हम अच्छे से अच्छा टारगेट अचीव कर लेते हैं। और यही उम्मीद के साथ मैं आपके सामने एक नई सीरीज लेकर आया हूं, ताकि बच्चों के लिए, स्पेशली उनके लिए जो गांव में है या फिर कहीं बहुत दूर है, जो इतनी दूर ट्यूशन वगैरह नहीं जा सकते, क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते, उनके लिए जो घर पे बैठकर आराम से हेल्प ले सकते हैं इस वीडियो की। ठीक है ना? तो आई होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू। जय हिंद।